Hello students, myself Dr. Prana Sharma, lecturer of Political Science. Students, आज हम BA थर्ड ईयर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में मैकियावली का राज्य संबंधी विचारों पर अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मैकियावली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों का अध्ययन किया था। मैकियावली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, ये हमने पढ़ा था। मैकियावली की अध्ययन पद्धति को हमने पढ़ा था और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैकियावली के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मैकियावली ने राज्य की उत्पत्ति के पूर्व मनुष्य की दशा का विवरण दिया है। जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मैकियावली ने मानव का जो चित्रण प्रस्तुत किया है वो किस प्रकार का था, तो उसी में मैकियावली ने राज्य की उत्पत्ति के पूर्व मनुष्य की दशा का विवरण दिया है। उसने लिखा है कि एक समय ऐसा था जब न कोई समाज था और न कोई राज्य। सदैव कलह और संघर्ष हुआ करता था। किसी का जीवन या संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। ऐसी अवस्था में जब सब ऊब गए तो यही ठीक समझा गया कि समुचित व्यवस्था कर सकने वाले किसी अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाए। राज्य की उत्पत्ति का कारण मानव समुदाय का कोई सामान्य हित था। इस सामान्य हित से जब व्यक्ति के हित संयुक्त हो गए तभी राज्य की उत्पत्ति हुई। सभी व्यक्तियों के सामान्य हितों के प्रभाव और दबाव के कारण कुछ व्यक्तियों को अपने निजी स्वार्थों का बलिदान करना पड़ा और तब राज्य की स्थापना की गई। अरस्तु व्यक्तिगत स्वार्थों के समक्ष राज्य की स्वार्थों की प्राथमिकता स्वतः सिद्ध है। राज्य की उत्पत्ति का कारण कोई देवी या ईश्वरीय कृत्य नहीं है, मनुष्य स्वभाव से दुष्ट है। ये मैकियावली का मानव संबंधी विचार है कि मैकियावली मानव को स्वभाव से ही दुष्ट मानता है। जैसा कि हमने देखा था कि मैकियावली अपनी पिता के हत्यारे को माफ़ कर सकता है। मैकियावली के अनुसार जो मानव है अपने पिता के हत्यारे को माफ़ कर सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति छीनने वाले को कभी माफ़ नहीं कर सकता। साथ में हमने ये भी देखा था कि हर व्यक्ति, हर विचारक अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि उसके विचारों पर उस समय की परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो उस समय जो परिस्थितियाँ थी उसके चलते मैकियावली ने मानव को स्वभाव से ही एक दुष्ट प्राणी कहा है। उसकी दुष्टता को संयमित और सीमित करने के लिए किसी सबल बाह्य शक्ति की ज़रूरत है और वह आवश्यकता राज्य पूरी करता है। राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से हुई है, ईश्वर की इच्छा से नहीं हुई, वरन यह समाज के बल का परिणाम है। मैकियावली की राज्य संबंधी कल्पना केवल विचार जगत की वस्तु नहीं है, वह इस भौतिक और प्रत्यक्ष संसार का अंग है। मैकियावली इतिहास का स्टूडेंट था और इतिहास को मानव जाति के छल, कपट और स्वार्थ की लंबी कहानी मानता था और उसने राज्य की उत्पत्ति को इतिहास से खोजा था, इसलिए मैकियावली का राज्य भी स्वार्थी है। नेक्स्ट आता है राज्य की श्रेष्ठता। मैकियावली ने राज्य को समस्त मानव समासों में सबसे अधिक श्रेष्ठ बतलाया है। अरस्तु की भांति ही उसने कहा है कि मानव कल्याण का राज्य से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। मनुष्य जब अपने व्यक्तित्व को राज्य में विलीन कर देता है तभी वह राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को ही अधिक लाभ होता है, उसका चातुर्दिक बौद्धिक विकास होता है, उसके व्यक्तित्व की प्रतिभा बढ़ती है और उसके गुण पूर्ण रूप से मुखरित हो उठते हैं। अस्तु राज्य के हितों के समक्ष व्यक्तिगत हितों की चिंता बिल्कुल ही नहीं उठनी चाहिए। राज्य का सर्वथा स्वतंत्र अस्तित्व है। राज्य अन्य समासों से बिल्कुल अलग और श्रेष्ठ है। तो अरस्तु कहता है कि राज्य क्या है, अपने आप में श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है। अब आता है राज्य का वर्गीकरण। तो राज्य का वर्गीकरण विभिन्न शासन प्रणालियाँ, इसमें क्या है कि मैकियावली ने अपने पुस्तक प्रिंस में यत्र तत्र फ्रांस, स्पेन तथा इंग्लैंड के सुदृढ़ एवं शक्तिशाली राजतंत्रों की प्रशंसा की है। मैकियावली ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? प्रिंस।
और यह इच्छा व्यक्ति है कि इटली में भी सुदृढ़ राजतंत्र स्थापित हो, जिसके द्वारा सभी नैतिक बंधनों से ऊपर उठकर इटली की एकता स्थापित करने और उसे शक्तिशाली बनाने का कार्य किया जा सके। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मैकियावेली राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता था। उसने इटली के लिए राजतंत्र को आदर्श के कारण नहीं बल्कि तत्कालीन परिस्थितियों के कारण अपनाने का पक्ष ग्रहण किया। मैकियावेली ने गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को ही इटली के लिए उपयुक्त माना है और उसने इसके 3 कारण दिए हैं। वो कारण क्या है? पहला है लोगों का भ्रष्ट चरित्र। जैसा कि हमने शुरू में भी पढ़ा था कि मैकियावेली ने मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है वो तो घृणित है। वो मनुष्य को शुरू से ही दुष्ट मानता है, स्वार्थी मानता है। तो पहला है लोगों का भ्रष्ट चरित्र। नेक्स्ट है राज्यों में संपत्ति की असमानता और लास्ट है इटली की तत्कालीन व्यवस्था। तो वास्तव में वह राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था नहीं मानता। यह बात डिस्कोर्सेज में उसके द्वारा किए गए राज्यों के वर्गीकरण और उसके जो गुण दोष हैं उनसे स्पष्ट हो जाती है। मैकियावेली ने शासन तंत्रों अथवा सरकारों का वर्गीकरण इस उद्देश्य से किया है कि आदर्श शासन कायम किया जा सके। इसके लिए आदर्श शासक वही है जो पूरी तरह से सफल हो और जिसकी सत्ता मजबूत हो। इस क्षेत्र में अरस्तु के पथ का अनुसरण करते हुए उसने सरकारों को उनके शुद्ध और विकृत रूपों के आधार पर 6 भागों में बांटा है। वो क्या है? शासन के 3 शुद्ध रूप हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और वेद प्रजातंत्र। और शासन के जो 3 विकृत रूप हैं वो क्या है? तानाशाही, धनिक तंत्र या वर्गतंत्र और नेक्स्ट है प्रजातंत्र। तो मैकियावेली ने यद्यपि पॉलीबियस और सिसरो के इस विचार से सहमति प्रकट की है कि मिश्रित सरकार सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि उसमें प्रत्येक शासन तंत्र के अच्छे गुणों का समावेश होता है और समुचित शक्ति संतुलन तथा नियंत्रण बना रहता है। स्टूडेंट्स, हम शक्ति संतुलन, नियंत्रण और संतुलन ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मतलब यहाँ पे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है, सरकार के जो अंग हैं उनका आपस में पूरी तरह से संतुलन रहता है। कोई एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है और व्यवस्था बनी रहे इस प्रकार से सब अपने अपने क्षेत्र में पृथक पृथक रूप से काम करते हैं। यद्यपि उसने केवल 2 प्रकार की सरकारों का ही विस्तार से वर्णन किया है, वो है राजतंत्र तथा गणतंत्र। तो ये तो सरकार के 3 अंग हैं जो हैं वर्तमान में सभी जगह पे हैं। लेकिन जो मैकियावेली की सरकार है तो उसने क्या कहा है कि सरकारों का केवल 2 ही उसने रूप बताए हैं। कौन सा? राजतंत्र तथा गणतंत्र। वह आदर्श शासन व्यवस्था गणतंत्र को मानता है और कहता है कि सामान्य स्थिति में राजा मूर्ख होते हैं, जबकि लोगों में निर्णय लेने और न्याय करने की क्षमता अधिक होती है। किंतु चूंकि मानव स्वभाव के कारण सभी परिस्थितियों में गणतंत्र को अपनाना जाना संभव नहीं है, इसलिए वह राजतंत्र की ओर झुक जाता है और कुलीन तंत्र की कठोर आलोचना करता है और सामंतवाद का भी विरोध करता है। उसके अनुसार सामंत वर्ग आलसी और निठल्ला होता है और दूसरों के श्रम की चोरी द्वारा अपना जीवन बिताता है। तो उसने केवल 2 ही तंत्रों को सही माना है, राजतंत्र तथा गणतंत्र। अब आता है राज्य की सुरक्षा। तो राज्य को सुरक्षित रखना शासक का पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मैकियावेली ने विस्तार से कुछ बताया है शासक को ये कार्य किस प्रकार से करने चाहिए, वो हम देख लेते हैं। कि राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से उसने राजा को सबसे पहले राय यह दी है कि उसे अपनी प्रजा की संपत्ति का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य को संपत्ति सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। मैकियावेली ने लिखा है कि मनुष्य अपने पिता की हत्या करने वाले को भूल सकता है, लेकिन संपत्ति के अपहरण करने वाले को कभी नहीं भूल सकता। इसलिए यदि राजा को विवश होकर किसी को कठोर से कठोर दंड देना भी पड़े तो उसे ऐसा चाहिए कि वह मृत्युदंड भले ही दे दे, लेकिन संपत्ति ना छीने। नेक्स्ट है, राजा को चाहिए कि वह अपनी प्रजा को उचित भाषण आदि की स्वतंत्रता प्रदान करे।
राजा को प्रचलित परंपराओं, प्रथाओं, लोक मर्यादाओं का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा करना राजा के हक में बड़ा ज़रूरी है। प्रजा अपनी स्वतंत्रता और संभवतः अपने जीवन की भी इतनी परवाह नहीं करती जितनी प्रचलित रीति रिवाजों की करती है। जहाँ तक बन पड़े, राजा को कम से कम राजस्व वसूल करना चाहिए। शान शौकत, तड़क भड़क से ऊपरी खर्चों के लिए राजकोष से धन नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए बाहरी राज्यों पर किए गए आक्रमणों की लूटमार से प्राप्त धन पर निर्भर रहना चाहिए। ठीक है, मतलब अनावश्यक व्यय करने का मैकियावेली विरोध करता है कि राजा को इस प्रकार का व्यय नहीं करना चाहिए। राजा को भांति भांति की लुभावनी योजनाओं के द्वारा प्रजा के मस्तिष्क में सदैव अपनी कंट्रोल रखना चाहिए। मतलब लोगों को ऐसे प्रलोभन देने चाहिए, ऐसी योजनाएं देते रहना चाहिए जिससे कि लोग राजा के कंट्रोल में रहें। राजा को अत्यंत बलवान सेना रखनी चाहिए। उसे कला और संस्कृति तथा साहित्य के विकास पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। राजा धर्मनिरपेक्ष रहे, धार्मिक अधिकारियों को अधिक सुविधाएं न दे और न उसको ऐसा मौका दे जिससे वे राजा या राज्य के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच सके। ये परामर्श देते समय मैकियावेली ने समकालीन इटली की व्यवस्था का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालते थे।